ये देश ऐसा नहीं था जैसे आज है। और जब ये देश आजाद नहीं हुआ तो सब पे ऐसे अधिकार भी नहीं थे, और ये अधिकार मांगने से भी नहीं मिले। हम इस देश में आज से नहीं है, सदियों से है, हजारों साल हो गए। हम हमारे बड़े लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। किसी ने हमारी हालत पे तरस नहीं खाया, किसी ने हमारे आंसू नहीं पोंछे, किसी ने हम पे होने वाले जुल्म को रोका नहीं। हमारे बीच से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए, उन्होंने मेहनत करके पढ़ लिख के पूरी दुनिया से ज्ञान हासिल करके और यहाँ की सरकारों से, अंग्रेज सरकार से लड़के ये अधिकार हमें दिलाए। और जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हम तो चले जाएंगे लेकिन देश चलेगा कैसे? देश चलाने के लिए कोई आईन, कोई दस्तूर है? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में किताब तैयार हुई जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। अगर वो संविधान नहीं होता तो आज इस मंच पर बैठने की बात रखने की औकात चंद्रशेखर आजाद की नहीं होती। ये बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियां हैं। उनसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने आंदोलन किया। उनसे पहले 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने आंदोलन किया। समय समय पे हमारे बीच के लोगों ने, वो कहते हैं ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारे बीच के लोगों ने संघर्ष करके अपनी लड़ाई लड़ी, वरना इस देश ने वो दिन भी देखे जब इस देश में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, जैन सिख बौद्ध ईसाई पारसियों को इसी देश में अच्छा मकान बनाने, स्कूल जाने, कॉलेज जाने, हॉस्पिटल जाने, रोजगार करने, नौकरी करने, मंदिर जाने और तो और कुर्सी में बैठने की आजादी भी नहीं थी। अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, जिसकी वजह से आज हम इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी रहे। आज तो हमारे लोग भूल गए, उनको ये नहीं पता कि बाबा साहब का बच्चा मरा हुआ पड़ा था, उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया और हमारे लिए लड़ने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे गए। जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए तब उन्होंने अंग्रेज से कहा कि भाई हमारे साथ वहां जुल्म जाती होती है, भेदभाव होता है, हमें मुक्ति चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा हम उसके लिए कमीशन भेजेंगे, जांच कराएंगे। कमीशन आया, जांच हुई, सत्य पता लगा और फिर संविधान में सबको बराबर के अधिकार मिले। आज ये संविधान है जिसकी वजह से एक मास्टर का बेटा लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। जिस लोकसभा के चुनाव को धन्ना सेठ, अरबपति, खरबपति लड़ना चाहते हैं, उसी लोकसभा के चुनाव को चंद्रशेखर आजाद भी लड़ना चाहता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माँ को मैं पूछना चाहता हूँ, 70 साल हो गए मुल्क को आजाद हुए। कुछ ऐसी माएं भी होगी जिन्होंने 50-50 साल की जिंदगी देखी। क्या किसी ने आपका भूखा पेट देखा? क्या किसी ने आपके टूटे हुए घर देखे? क्या आपको जो गरीबी बेबसी आप जिनमें जी रहे, कभी कोई आया आंसू पूछने के लिए? हर व्यक्ति ने हमें ठगने का काम किया, हर व्यक्ति ने हमसे ताकत लेके हमें धोखा देने का काम किया। अगर वास्तविकता में लोगों ने हमारे बारे में सोचा होता तो आज अभी हमारे मकान कच्चे नहीं होते। आज भी इस गांव में, मैं गांव में होके आया हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, आप आंकड़ा उठा के दिखवा लो। गांव के जिम्मेदार लोगों, मैं आपको दिखा दूंगा 50% घर ऐसे होंगे जिनके मकानों में अभी तक प्लास्टर की व्यवस्था नहीं हुई होगी। ये कैसा देश है जहां इतने अमीर लोग हैं जिनके कुत्ते भी वीआईपी गाड़ी में घूमते हैं, जिनके कुत्तों के लिए भी स्पेशल दूध आता है, घी आता है। और ये कौन लोग हैं जिनके बच्चे भी सूखी रोटी खा खा के अपना पेट पालते हैं? क्यों इस देश में अभी तक बराबरी नहीं आई? बराबरी कमजोरी से नहीं आती, कभी कमजोर ताकतवर में समझौता नहीं होता। अगर बराबरी करनी है तो ताकत बनाओ। और लोकतंत्र में ताकत, बाबा साहब अम्बेडकर, राजतंत्र में तो तलवार भालों से राज बदलता था, बंदूकें चलती थी, सेना आमने सामने आती थी, एक सेना हार जाती थी, दूसरी सेना जीत जाती, तब राज बदलता था। बाबा साहब अम्बेडकर तो हमें 2 ताकतें देके गए। एक ये कलम की ताकत कि पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मास्टर बनो, वकील बनो, जज बनो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, आईएएस बनो, अधिकारी बनो, कर्मचारी बनो, कुर्सी पे बैठो, कानून बनाओ, पॉलिसी बनाओ, गरीबों की मदद करो, रोजगार दो,
महंगाई से निजात दिलाओ। एक तो ताकत ये कलम की ताकत, और दूसरी वोट की ताकत। ये वोट, ये आपका अंगूठा जब चलता है, जब आप अपने विरोधी के खिलाफ वोट डालने जाते हो, ये तलवार से कम काम नहीं करता, ये तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे आप ये अंगूठा दबाते हो, जो अपने आप को मालिक समझ रहा होता है, जो आप पे जुल्म कर रहा होता है, उसकी ताकत कमजोर होती जाती है और खून भी नहीं निकलता। ये भी गजब की बात, देखो कत्ल होता है राजनीतिक और खून भी नहीं बहता। ये ताकत दी है बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको। आप अपनी ताकत से, अगर वोट की ताकत से चाहो तो मेरे जैसे कमजोर आदमी को मजबूत कुर्सी बिठा दो, जो वहां से फैसले करे, और चाहे बहुत ताकतवर को जमीन पे पटक दो। ये बाबा साहब अम्बेडकर की वोट की ताकत है। महसूस करो, जिनको आजादी से पहले कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं थी, पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, गुर्जर हो, जाट हो, मल्ला हो, निषाद हो, कुशवाहा हो, सैन हो, विश्वकर्मा हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, पासी हो, धोबी हो, कोरी हो, खटीक हो, और बैकवर्ड की वो जातियां जो मुस्लिम समाज में भी है, जिनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था, उनकी जिंदगी में कैसा बदलाव किया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि आज वो कुर्सी में बैठ के अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं। जिन लोगों को छुआछूत करके गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया, आज वो लोग पक्के मकान बना के 4 पैरों की गाड़ी में घूम रहे हैं। ये सब इतना आसान नहीं था, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ी, तब जाके आजादी मिली। और आगे भी बदलाव चाहते हो, देखो एक लड़ाई तो बाबा साहब अम्बेडकर लड़के चले गए, संविधान में हमें अधिकार दे गए। दूसरी लड़ाई माननीय काशीराम साहब ने लड़ी और हमें वोट की ताकत बनाई। लेकिन तीसरी लड़ाई बाकी है। ये गरीबी, बेबसी, लाचारी, जुल्म जाति तब खत्म होगी जब आप उन्हें अपनी ताकत बनाओगे। आपने एक पेड़ लगाया बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में, एक समय आया वो पेड़ की एक उम्र होती है, वो पेड़ खत्म हो गया। फिर आपने दूसरा पेड़ लगाया माननीय काशीराम साहब के रूप में, एक बहुत बड़ा पेड़ बना, छांव दी, फल दी, लेकिन एक समय आप आके वो भी सूख गया। अब आपको अपना तीसरा पेड़ लगा के इस देश में रहने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और हर कमजोर महिला की आवाज बनानी है। ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट के रूप में दी है। मैं यहाँ के गांव में चल के आया, एक मजबूत एकता मुझे देखने को मिली, वो हमारी बूथ कमेटी में भी दिख रही है कि मिलजुल के आप फैसला ले रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब तक इस देश में गरीबी, बेबसी की जिंदगी जीना चाहते हो? बताओ, क्या गरीबी, बेबसी की जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए? क्या ऐसी गरीबी, बेबसी की जिंदगी में अपना जीवन काटना चाहते हो? क्या आप इस देश में गुलाम बन के रहना चाहते हो? अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आप महसूस करके देखो, बच्चे को पढ़ाना हो पैसे चाहिए, बच्चे को स्कूल भेजना हो पैसे चाहिए, बेटी की शादी करनी हो पैसे चाहिए, कोई और रोजगार करना हो तो पैसे चाहिए, और पैसे मीरों की तिजोरी में बंद करवा दिए हैं। आपको ये नहीं पता सरकार राशन देने का क्यों ढोंग कर रही है कि हम राशन देते हैं। राशन कितने पैसे का आता होगा महीने में? कितने परिवारों को राशन मिलता है? हाथ खड़ा करो, कर लो, एक बार खड़ा कर लो, फिर राशन का सच बता दूंगा। हाँ, नीचे कर लो। अब राशन का सच सुन लो। ये बच्चों, अब राशन का सच सुन लो। आपको लगता है राशन देके सरकार आप पर एहसान कर रही है, मैं आपको बता देता हूं। आप जो 1 रुपए का सामान खरीदते हो उस पे 28% टैक्स लगता है। यानी कि अगर 1 रुपए का सामान खरीदा तो 28 पैसे सरकार के खाते में जाते हैं। अगर एक परिवार एक महीने में 5,000 रुपए का सामान खरीदता है तो 1,400 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। 1,400 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं, और जो सरकार आपको 200 रुपए का राशन पकड़ा के आपको ऐसा महसूस कराती है कि सरकार आपकी बहुत मदद कर रही हो। लेकिन सरकार ने 200 रुपए का राशन दिया, वही 350 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए का कर दिया। चुपचाप 800 रुपए आपकी जेब काट ली। हर महीने में एक सिलेंडर लग जाता है, आपको पता भी नहीं लगा कि कब आपकी जेब से 800 रुपए चले गए। आप ये सोच रहे हो सरकार तो मैं राशन दे रही है। फिर पहले बिजली का बिल आता था 120-30 रुपए का, अब आता है 500-600 रुपए का। अगर कोई बिजली का बिल ना जमा करे तो उसका कनेक्शन काट देते हैं। आपको पता भी नहीं लगता, राशन से दुगने पैसे का बिजली के बिल के रूप में आपकी जेब काट ली। पहले जो दवाई 20 रुपए की आती थी आज 100 रुपए की आती है।
पहले यहाँ से गांव सड़क पे जाने का किराया 2-4 रुपए लगता होगा, अब 10 रुपए लगता है। आप महसूस करके देखो, सरकार चारों तरफ से हमारी जेब काट रही है, मगर पढ़े लिखे बच्चे जिनको आपने पैसा लगा के पढ़ाया वो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, उनके लिए रोजगार भी कहीं नहीं। आने वाले समय में आप इस देश में क्या करोगे? आप मजदूरी के भरोसे रहोगे? जब आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, नौकरी नहीं लगेंगे, रोजगार नहीं करेंगे तो मजदूरी करेंगे। और मजदूरी है कहाँ? कहाँ है मजदूरी? जो काम एक परिवार 10 दिन में करता था मिलके, वो काम मशीन एक दिन में करके चली जाती है। करके चल जाती नहीं, करके चल जाती है। तो भाई आपको मजदूरी कहाँ से मिल जाएगी? ये तो मशीनों का युग आ रहा है आगे। तो फिर आप क्या करोगे? इस देश में मजदूरी भी नहीं बचेगी। देखो, बाबा साहब जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये लोग, इसलिए आपको वोट की ताकत दी। उनको पता था ये लोग आने वाले समय में षड्यंत्र करके सारे सरकार सिस्टम को बेच के गरीबों के बच्चे सरकारी नौकरी ना प्राप्त कर ले, इसलिए सारी सरकारी नौकरियां खा जाएंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, इसलिए उन्होंने वोट की ताकत आपको दी कि हर 5 साल में तय करके अच्छे से अच्छे आदमी को चुन के भेजो, जो आज पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन कितनी महिलाओं को मिलती है बताओ, जो बुजुर्ग हो गई है? सरकार देती है 500 रुपए पेंशन महीने के, जो भी आपको सबको नहीं मिल रही है। तो उस 500 रुपए में आता क्या है? एक अच्छा सोल भी नहीं आता 500 रुपए में। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब अधिकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, नेताओं को पेंशन मिलती है, तो महिलाओं को 5,000 रुपए पेंशन क्यों नहीं मिलती? क्या कारण है महिलाओं को 5,000 रुपए पेंशन नहीं देते? क्या कारण है पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार भत्ता नहीं देते? क्या कारण है कि लोन पूंजीपतियों को, पैसे वालों को देते हैं जो लोन लेके भाग जाते हैं, पढ़े लिखे नौजवानों को लोन क्यों नहीं देते? क्या कारण है कि हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, लेकिन जहां हमारे लोग रहते इतने बड़े पैमाने पे, उस नगीना लोकसभा में इंडस्ट्रियल एरिया लगता? आपके बहुत सारे बच्चे काम करने के लिए हरिद्वार जाते नहीं जाते? बताओ, हरिद्वार क्यों जाते हैं? यहाँ क्यों नहीं लगता इंडस्ट्रियल एरिया? क्यों नहीं रोजगार मिलता? यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगेगा, आपके जमीनों के दाम भी 4 गुने बढ़ जाएंगे और लाखों बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। ये क्यों नहीं देना चाहती सरकार? उसके पीछे कारण है, सरकार ये जानती है इनके पेट भर जाएंगे तो सरकार की गुलामी कौन करेगा। सरकार बहुत समझदार है, भाजपा आरएसएस के लोग ऐसे थोड़ा ही राज कर रहे हैं। बाबा साहब ने वोट का अधिकार हमें राज करने के लिए दिया था, शासन करने के लिए। राशन पे अपनी वोट खराब बेचने के लिए नहीं दिया, समझ रहे हो? हमें वोट से ताकत बनानी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है, वरना सारा सरकार सिस्टम बिक जाएगा। कल स्कूल भी नहीं बचेंगे, कॉलेज भी नहीं बचेंगे, हॉस्पिटल भी नहीं बचेंगे, और मजबूरी में हमारी बहन बेटियों को मजदूरी कर करके अपना पेट पालना पड़ेगा। ये जो नौजवान भाई यहाँ खड़े हैं, मैं इनको भी पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी जिम्मेदारी से, कितने बच्चों को पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी मिली आपके गांव में? बिना सरकारी नौकरी कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी? 200-400 रुपए कमा के आप कैसे जिंदगी बदल लोगे? 200-400 रुपए को जोड़ के देखो, खर्चे के बाद 100 रुपए नहीं जुड़ेंगे रोज के। आप महसूस करके देखो, एक मकान बनाने में 2-2.5 लाख रुपए लग रहे हैं। कहां से लाओगे पैसा? क्या करोगे आने वाले कल में? भूखे मरोगे? कब तक इस देश में गुलामी, बेबसी की जिंदगी काटते रहोगे? आपने तो अपनी जिंदगी काट दी, आपकी औलादें क्या करेंगी इस देश में? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको जुल्म जाति की बेड़ियां काटनी है, बहनों को अगर रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, माओ को अगर घरों तक रोजगार चाहिए, बहुत तरीके रोजगार दे देंगे। मैं तो पढ़ा लिखा वकील हूं, सब जानता हूं। देखो, ये बहुत सीनियर लोग खड़े हैं। हम चाइना से और बहुत सारे देशों से कच्चा माल खरीदते हैं। वो माल अगर हमारे यहाँ पे बनने लग जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? गांव में हर परिवार तक रोजगार पहुंच सकता है। 8-10 हजार रुपए का रोजगार बहन बेटियों तो घर में बैठे पहुंच सकता है। किसी के खेत में जाके मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? मगर वो देना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं जब इनका कल पेट भर जाएगा तो फिर हमारा काम कौन करेगा। वो लेबर भी तो रखना चाहते नहीं चाहते, और फिर धर्म के आधार पर जुल्म जाती हो रही है। परसों क्या हुआ आपने नहीं देखा? सबने क्या हुआ दिल्ली में? क्या हुआ? नमाज पढ़तो गुलाम पढ़ी। क्या समझते हैं उस बात को? ये मुल्क किस ओर जा रहा है? ये वही मुल्क है जिस मुल्क में आजादी के लिए 58,000 मौलवियों ने कुर्बानी दे रखी है। वही मुल्क, ये वही मुल्क है जिसकी हर एक मिट्टी में आप वो करके देखोगे तो हमारी कुर्बानियां मिलेगी। आज हमें देश में क्या मिल रहा है? जुल्म जाति, अपमान, अन्याय। कब तक सहोगे? कब तक फिरते रहोगे? जिन नेताओं के भरोसे आज हो,
उनके भरोसे पिटोगे। और अगर इसको बंद करना है, इस जुर्म जाति को रोकना है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद को ताकत दो कि आप पे जुर्म जाति करने वाला आदमी पहले ही ठीक हो जाए। ये मेरे पढ़े लिखे नौजवान भाई, आज इनके माँ बापों ने पढ़ा दिए कि भाई कुछ रोजगार करेंगे, खाली पड़े हैं, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि भाई हम तो ठगे गए, इनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा और घर में 2 पैसे नहीं आ रहे, तो सब परेशान है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, एक तो मेरी अपील ये है कि 15 तारीख को हमारी रैली। आज क्या तारीख है बताओ? 10। ये छोटे बच्चों शांत हो जाओ। इनको बेचारों को नहीं पता कि इस देश में गुलाम होने वाले हैं। इनको नहीं पता इनके सबके ऊपर कर्ज है। अडानी मोदी जी ने दुनिया से कर्ज ले लिया, हर एक बच्चे के ऊपर कर्ज है, आपको नहीं पता, ठीक है? वो कल हमारी खाल खींच के वो पैसा वसूलेंगे हमसे, या फिर हमको ले चलेंगे चलो गुलामी करो हमारे यहाँ, ठीक है? आज किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे, मजदूर को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, और जितना पैसा विदेश से लिया है वो सब पैसा अपने पूंजीपति मित्रों को बांट दिया, अडानी अंबानी को। सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेच के प्राइवेट कर दिए, और प्राइवेट वाले अगर आदमी मर भी जाए तो भी पूरा पैसा वसूलते हैं, एक पैसा नहीं छोड़ते। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपनी ताकत बनाओ। 15 मार्च को रैली है, कौन कौन आएगा? नगीना आपके यहाँ से रैली में बता जरा हाथ उठा के। इनसे माँ बहनों से पूछ रहा हूँ, आप रुक जाओ, पहले इनसे पूछूंगा। इनसे पूछना जरूरी है, क्योंकि कल ये मुझसे कहा करेंगे पेंशन मुझे नहीं मिली। हाथ उठा के बताओ कौन कौन आएगा रैली में? जो जाएगा वही उठाओ, झूठे हाथ मत उठाओ। जो रैली में आएगा मदद करने के लिए वही हाथ उठाओ ईमानदारी। 1 2 देखम देखी उठा रही हूं, मैं नहीं मानता है। अच्छा मेरी बात सुनो, जिस पे समय हो वो आ जाना। 15 तारीख को रैली है नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज ग्राउंड में, ठीक है? 11 बजे। दूसरी बात, हमारा चुनाव निशान क्या है बताओ? जोर से बताओ। अगर कोई पैसे लेके आ जाएगा, पकड़ो 2-2 हजार रुपए, छोड़ो चंद। कोई आ गया कि नहीं छोड़ो उसे, तो गरीब आदमी हमारे साथ चलो फिर पक्का। कौन कौन देगा केजरी को वोट? हाथ खड़ा करो। दोनों हाथ खड़े करने एक से नहीं माना जाएगा। अच्छा ठीक है, आप भी इधर, ठीक है। ये जो ऊपर बैठी है बहनें, ये देख रहा हूं, तुझे देख रहा हूं, देख हाथ नहीं उठा रही। ये तेरे बराबर में इधर बिटिया देखिए, हाँ दोनों हाथ उठवा, दोनों जबरदस्ती करके उठवा, मेरी बहनों को ताकत बनानी है। तो दूसरे दोनों हाथ, दोनों, एक नहीं मानूंगा, दोनों हाथ से मानूंगा जो दोनों हाथ उठाएगा। ये नहीं उठा रही तेरे बराबर वाली, तेरे भाई की एक वोट कम हो रही है, उसके हाथ उठवा पकड़ के। हाँ ठीक है, बस ठीक है भाई। देखो बात सुनो, 1 मिनट शांत हो जाओ। अगर ये जुल्म जाति रोकनी है, जुल्म करती है सरकार के इशारे पे पुलिस या ताकतवर लोग, तो पुलिस होती है सरकार की। जब तक हम इनको नहीं रोकेंगे तब तक नहीं बात बनेगी। इसलिए हमें अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। आज देश में धार्मिक आजादी खत्म हो गई है। आज इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी अभी भी जारी है। इसको रोकने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग तैयार हैं। दोनों हाथ उठाओ। गुलामी इतनी आसानी से नहीं जाती। पिछली बार आजादी ली थी अंग्रेजों से तो कुर्बानियां देनी पड़ी थी। इस बार अगर ये आरएसएस के भाजपा के लोगों से आजादी चाहिए तो मजबूत कुर्बानी देनी पड़ेगी। बताओ कितने लोग तैयार हैं? उठा के रखो, अभी जरा देखता हूं कितने लड़ सकते तुम लोग। चलो सर नीचे कर लो, मेरा काम तुम्हें कष्ट देना नहीं है। क्या है हमारा चुनाव निशान? केतली। मेरा है, आपका है। अगर केतली मजबूत होगी, कामयाब होगी तो बदलेगी नहीं बदलेगी जिंदगी हमारी। देखो मेरी एक बात सुनना, मेरी माओ से कह रहा हूं, बहनों से। आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए और आपको गरीबी बेबसी में सहते बचपन से लेकर जिंदगी बदल गई है। मैं आपको वचन देकर कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ये गुरु घर है हमारा। 10 साल चाहिए मुझे, एक दिन में नहीं बदल सकता, लेकिन 10 साल के अंदर इतनी मेहनत करूंगा किसी का आपका हाथ नहीं फैलेगा किसी आगे। इस बात को याद रखना। कोई भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी, अगर मैं 10 साल जी गया, आप सतगुरु जी से प्रार्थना करना और आप भी दुआ करना भाई।
क्योंकि देखो मुझे सीबीआईडी इनकम टैक्स से नहीं रोक सकते, ना झूठे मुकदमे जेल से, तो अभी गोली चलाई 4-4, तो मेरा समय अच्छा था, बच गया मैं। लेकिन वो फिर प्रयास करेंगे, वो जानते हैं कि गरीब का बेटा अगर पैरों पे खड़ा हो गया तो किसी गरीब को अकेला नहीं छोड़ेगा, किसी गरीब के आंखों में आंसू नहीं आने देगा। मैं आपको भी कह रहा हूं, ये जो मेरी माँ बैठी है, ये आंखों से आंसू सूख जाएंगे, मेरी बात को याद रखना। अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होता गया, और चंद्रशेखर आजाद ताकतवर कोई और नहीं करेगा, आप लोग करोगे, वो नहीं करेगा जो आपको अच्छी जिंदगी में देखना चाहता। आप अगर इकट्ठे हो गए ना तो देश भर में क्रांति आ जाएगी। जुल्म करने वाले बोरी बिस्तरा बांध के निकल जाएंगे यहाँ से सुबह ही सुबह। आप मेरी बात को याद रखना, ठीक है? तो चुनाव निशान क्या है हमारा, जोर से बताओ। आप तो इनको देख के वोट देते हो ना, ये किधर चल रहे हैं कि भाई इनको देख के वोट देते हो ना आप, ये किधर चल रहे हैं? आप किधर चलोगे बताओ, जोर से बताओ। अब आप बताओ किधर चलोगे, जोर से बताओ, जोर से। अभी तो रमजान भी नहीं लगा, अभी से रोजे लग रहे थे हमें, जोर से बताओ। अब आखिरी बात ये है, केतली देख ली पहले आपने? हाँ देखो, अब इधर इसको भी देखो, क्या लिखा है? हाँ जोर जोर पढ़ो, क्या लिखा पढ़ो, क्या लिखा पढ़ो। देखो इसका मतलब ये है कि भाई मुझे अभी आपके सहारे की जरूरत है, इस लड़ाई को जीतने के लिए मुझे भी आपके सहारे की जरूरत है। साहब कहते थे काशीराम साहब, जो सहारा देगा इशारा भी देगा। मैं तो ऐसी माँ का बेटा हूं जैसी आप बैठी हो। बैठ जाओ, भी बैठ जाओ, पूरी बात होने दो। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे, उन्होंने हमें 6 बहन भाइयों को पढ़ा लिखाया, और मेरी माँ अपना घर, मुझे कहने में दिक्कत नहीं है, सच कहने में, मेरी माँ घास लेके आती थी, मैं स्कूल से आके घास की गठरी उठा के लाता था। और मेरी माँ ने पशु पाल रखे थे, एक तो इसलिए कि मुझे दूध अच्छा लगता था, दूसरा वो दूध बेच के हमारे खर्चे पूरे करती थी। 6 बच्चों को पालना आसान काम नहीं है। मैं तो गरीबी से आया हूँ और आज भी उसी गरीबी में जी रहा हूँ। मैं समझता हूँ एक गरीबी गरीब का दर्द समझ सकता, अमीर कभी गरीब का दर्द नहीं समझता। और अगर अमीर गरीब का दर्द समझता तो कोई गरीब नहीं रहता। आपके अमीर रिश्तेदार होंगे, वो अमीर रिश्तेदार अगर सड़क पर मिल जाए ना, 4 आदमी में खड़ा तो मना कर देता कि हम इनको जानते नहीं, कर देता नहीं कर देता है, ऐसा मुंह फेर लेता है कि कहीं ये ना कहते कि हम मिलकर रिश्तेदार हैं। तो मैं तो जानता हूं, लेकिन मुझे इनसे घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप अपनी मेहनत की कमाई से चाहे 1 रुपए की मदद करें, लेकिन इस केतली में मदद जरूर करें, क्योंकि ये केतली मजबूत होगी तभी जाके आके चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा। ठीक है? तो आप मेहनत की कमाई से मदद करें और 15 तारीख की रैली का ध्यान रखें। अब मैं बैठूंगा, दोनों हाथ से मुट्ठी बंद करो, पहले करो बंद, एक मुट्ठी कर लो, 2 छोड़ो, 1 कर लो। कहते ना बचपन में कहानी सुनाई थी, 1 उंगली को तोड़ा जा सकता है, 2 को, लेकिन 1 मुट्ठी को नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसे मुट्ठी बना कर एकजुट रहो। भाई मुझे हाथ में पकड़ा दो मेरे भाई, मैं माला पहनता नहीं, ना नोट की पहनता। ये माला जो है इकबाल प्रधान कोटसराय, आपने माला दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने माला पहनी उस दिन छोड़ दी थी भाई, जिस दिन हाथरस में उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, उसको मार पीट के जिस तरह से जला दिया था कचरे की तरह, उस दिन मैंने पहनना बंद कर दिया था। क्योंकि जब मुझे वो पकड़ के लाई पुलिस, तो मेरी माँ को पुलिस वाले कह के इसको संभाल के रखो, ये उत्तर प्रदेश सरकार है भाजपा की, इनकाउंटर कर देगी। तो मेरी माँ डर गई। जब मैं निकलने लगा फिर घर से, तो उसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया, मुझसे कहा कि भाई ये तुझे मार देंगे। तो मैंने उससे पूछा कि अगर वो तेरी बेटी होती तो तुम मुझे रोकती है, लड़ने के लिए भेजती? तो फिर मेरी माँ ने कहा चला जाओ। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं माला नहीं पहनूंगा, तब तक नहीं पहनूंगा जब तक आपकी जिंदगी, आपके घर से गरीबी बेबसी खत्म नहीं हो जाती, जब तक आपको भी सुख सुविधा नहीं मिल जाती जो अमीरों को मिल रही है, जब तक आपको सुख सुविधा वाला जीवन नहीं मिलता, तब तक मैं भी जीवन में संघर्ष करता रहूंगा। ठीक है? सदगुरु जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अनुमान, और छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न, कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, किसी को भी खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, कोई भी किसी के साथ जुल्म जाती ना हो। उसी राज को बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान में लिख के गए हैं। हमें संविधान का राज लाना है, और संविधान का राज लाने के लिए हमें अपनी वोट से ताकत बनानी है। आज ये तहरीक यहाँ चल रही है, आप देखना नगीना से जो ताकत बनेगी, क्योंकि जब चारों तरफ अंधेरा होता है एक जुगनू भी दिखाई देता है,
नगीना से जो ताकत बनेगी वो पूरे भारत को रोशनी देगी, हर एक गरीब कमजोर की आवाज बनेगी और आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं धन्यवाद दूंगा भाई सलीम का, धर्मराज भाई का, रोहित भाई का, नकोश राय वाले का, प्रधान इकबाल का। ये एक छोटे भाई से मिलाना चाहता हूं आपको। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। शैलेश साहब, ये मेरा छोटा भाई है शैलेश। ये जहां से आया वो जगह यहां से कम होगी 730 किलोमीटर। ये चंदौसी से है, चंदौली, बिहार बॉर्डर, बनारस पार करके ये वहां से यहां मुझे चुनाव लड़ाने के लिए आया। यही संघर्ष करके यही प्यार कमाया हम लोगों ने, यही दिल में जगह बनाई गरीब कमजोरों के। और हम इस संघर्ष को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जीवन नहीं बदलता। भाई रास्ता दे दो, नुकसान ना करो यार मेरा, ऐसा मत करो, सारा भला हो जाए।